तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करने उससे पहले बता दूं कि जो सना खान वाली मर्डर मिस्ट्री है इसको मैंने अपने दूसरे चैनल पे सुना दिया है। इस कहानी में बड़ी अजीब चीज़ ये थी कि जो सना खान है वो खुद को जानबूझ के मौत के मुँह में ढकेल रही थी, क्योंकि जो उसका आशिक था या फिर पति था वो पहले से शादीशुदा भी था, उसके बाद उसका तलाक भी हुआ। उसके बाद एक कत्ल के सिलसिले में बाकायदा जेल में रहा। 2011 में वो जमानत पे बाहर आया। उसके बावजूद ये लड़की उसको अपना दिल दे बैठती है। कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उसके बावजूद एक हॉस्पिटल में मिलकर इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो पूरी कहानी क्या थी डिटेल में मैंने अपने दूसरे चैनल पे सुनाई है और ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ चूँकि कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक चैनल ऐसा है जिस पे छोटी वीडियोज़ आती हैं, एक ऐसा कि बहुत लंबी लंबी। तो फिर क्या दोनों मेरे ही चैनल हैं या फिर कोई और बात है? तो हाँ, बिल्कुल दोनों मेरे ही चैनल हैं। लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से दो अलग अलग चैनल हैं। तो अगर आप चाहें तो सना खान की पूरी कहानी आप उस पर सुन सकते हैं। अब आज की कहानी की बात करते हैं और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक चीज़ आप देखेंगे कि जब अति जिसे कहा जाता है, हद से ज़्यादा ये जब बढ़ जाए तो कोई भी चीज़ हो जब वो अति पार कर जाती है तो उसका अंत बड़ा खौफनाक होता है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है झांसी से। झांसी में एक गांव है गोपालपुर, ये आता है सीपरी बाजार इलाके में। और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी ख़राब थी। न ज़्यादा पैसे थे ना ही ज़्यादा ज़मीन थी। पूरा परिवार एकदम गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था। जैसे तैसे करके, किसी से उधार लेके, किसी के खेत में काम करके परिवार वाले अपना पेट पालते थे। ना ही कोई ज़्यादा कमाने वाला था, ना ही ज़्यादा पैसे आ रहे थे। इसीलिए साल 2022 में इस परिवार के जो मेन मुखिया थे काशीराम, इनकी उम्र लगभग 60 साल है। ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, आज के टाइम में महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा खेत हो जाते और इन खेतों में हम गेहूँ, चावल और कुछ ऐसी सब्जियाँ बेचें, पैदा करें, जैसे टमाटर ही हो गया, तो उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। अब परिवार वालों को भी ये बात समझ में आ गई, लेकिन फिर क्या करें, ज़्यादा खेत कहाँ से मिले। इसीलिए जो परिवार वाले हैं अब अलग अलग जगहों पे गांव के जो धनवान लोग थे, जिनके पास ज़्यादा खेती थी, जो पहले के जमींदार थे, ऐसे लोगों से ये कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करके उनकी ज़मीनों को ये किराए पे लेना शुरू करते हैं। किसी की ज़मीन पैसे पे किराए पे लेते, किसी से कहते हैं कि मैं आपकी ज़मीन पे खेती करूँगा, जो फसल होगी उसका कुछ हिस्सा आपको दे दूँगा। यही सब चीज़ें करके इन्होंने काफ़ी ज़मीन इकट्ठा की। इकट्ठा करने के बाद फिर उस ज़मीन पे ये खेती करते। यानी अब इनके परिवार की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, जो पूरी इनकम ऑफ सोर्स था, ये कहीं ना कहीं इन्हीं खेतों पे निर्भर हो गया। अब सारी अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ें खेतों पे निर्भर, इसीलिए पूरे परिवार वाले बड़े मन से खेतों में काम करते हैं। कभी काम करने का वक्त होता तो सारे लोग खेत पे जाते। और ऐसे ही साल 2022 के लास्ट में, जब नवंबर का महीना चल रहा था, एकदम कड़ाके की ठंड, नवंबर एकदम लास्ट, ऐसे में जो काशीराम था ये अपने खेत में पानी लगा रहा था। अब खेत में पानी लगा रहा था तो 60 साल उसकी उम्र। घर वाले ये चीज़ देखते हैं। देखने के बाद जो काशीराम का बेटा था लगभग 35-40 साल का, जिसका नाम है महेंद्र अहिरवार, महेंद्र अहिरवार से कहते हैं घर वाले कि तुम्हारे जो पिता हैं वो खेत में अकेले काम कर रहे हैं और तुम यहाँ पे ऐसे आराम कर रहे हो। तुम जाओ खेत में, कम से कम अगर उनको भेज नहीं सकते तो साथ में रहो, थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा कि उनका जो बेटा है उनके साथ है। अब घर वाले जब ये बात बोलते हैं तो महेंद्र को भी ये बात समझ में आ जाती है। महेंद्र को भी लगा कि चलो ठीक है, चलते हैं। उसके बाद 20 तारीख की बात है, जब महेंद्र खाना लेके अपने पिता के पास जाता है। जाने के बाद खाना खिलाता है, फिर कहता है कि आप घर पे जाइए और मैं यहाँ आराम करूँगा और खेत का जो पानी होगा, जो मेड़ वगैरह बंद करनी है, वो सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। अब पिता ये बात सुनता है, कहता है कि बेटा ठंडी का मौसम है, तुम अकेले कभी रहे नहीं हो, तो मैं रहता हूँ, तुम चले जाओ। बेटा कह रहा है कि पिता चले जाएं, पिता कह रहा है कि बेटा चला जाए। ये बहस, ये चीज़ें लगभग एक दूसरे के सम्मान में लगभग 15-20 मिनट तक चली। उसके बाद ये फैसला हुआ कि दोनों पिता पुत्र खेत पे ही रुक जाते हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वहीं पे रुकते हैं। रुकने के बाद ठंडी का मौसम था, ओढ़ भीड़ के सो जाते हैं।
रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। अब सुबह होने के बाद घर वाले इंतज़ार करते हैं कि जो महेंद्र है, जो उसके पिता काशीराम है, ये दोनों आ रहे होंगे। घर वाले चाय वगैरह भी बना के तैयार रखते हैं। अब देखते देखते 7 बज गए, न महेंद्र आता है न काशीराम। अब ये चीज़ देखते हैं परिवार वालों को लगता है कि हो सकता है कि रात में बार बार उठे हों, पानी अलग अलग जगहों पे कटाना पड़ता है खेत में, तो इस सिलसिले में लगता है बार बार उठे हैं, इसलिए सो रहे हैं, तो सोने देते हैं। अब उसके बाद परिवार वाले अपने काम में बिजी हो गए। इधर घड़ी की जो सुई है वो भी लगातार बढ़ती रही और घड़ी की सुई जब 8 पे जाके रुकी, यानी सुबह के 8 बज गए, तब परिवार वालों को अब हैरानी होना शुरू हुई कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो बाबूजी हैं वो 7 बजे के बाद तक रहें। चलो मान लिया कि आज सो गए तो 8 बज गए, लेकिन 8 बज गए और न महेंद्र अभी तक आया, न काशीराम अभी तक आया, और ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। अब ये बात घर की औरतें जब सोचती हैं और बड़ी हैरानी होती है, तो घर के ही एक सदस्य को खेत की तरफ भेज देती हैं कि जाओ देखो क्या हुआ। अब वो जो सदस्य था वो खेत की तरफ आता है। आने के बाद जैसे ही उस मड़हे के अंदर दाखिल होता है, उस झोपड़े के अंदर, तो अंदर जो कुछ वो देखता है उसको देखने के बाद पहले तो उसकी चीख निकल जाती है। वो चीखता चिल्लाता एकदम बाहर आता है। अब बाहर आता है तो आसपास के लोग वो चीख सुन लेते हैं, वो भी भागे भागे पहुँचे कि क्या हुआ क्या हुआ। जो शख्स था वो न कुछ बोल पा रहा न कुछ कह पा रहा, बस एकदम कपकपी आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश कर रहा, हाथ से उस झोपड़े की तरफ इशारा कर रहा। अब गांव के सारे लोग उस झोपड़े में धड़ाधड़ अंदर गए। अब जैसे ही अंदर जा रहे, जितने लोग अंदर जा रहे उतनी ही स्पीड से बाहर। अंदर अब सारे लोग एक एक बार दाखिल हो चुके थे, उसके बाद सारे लोग एकदम से बाहर भागते हैं। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है। गांव के कुछ ऐसे जिनके अंदर बहुत जिगरा था, बहुत कलेजा था, ऐसे लोग उस झोपड़े में रुकते हैं। बाकी सब लोग बाहर मुंह पे हाथ रख के तरह तरह की बातें होने लगी। इधर गांव की महिलाओं का भी जमावड़ा लग गया, रोना पीटना शुरू हो गया। पुलिस को फ़ोन गया, पुलिस भी भागी भागी मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद अंदर दाखिल हुई और अंदर जाने के बाद पुलिस देखती है कि 2 शख्स यानी महेंद्र और काशीराम दोनों मरे पड़े हैं। दोनों के शरीर पे किसी चीज़ से वार किया गया है। पूरे शरीर के एक एक अंग से खून निकल रहा, चाहे वो मुंह हो, चाहे नाक हो, चाहे सर हो, हर एक चीज़ फट चुकी है। अब सबसे पहले जब ये पुलिस वाले देखते हैं तो पहले तो ये कोशिश की गई कि चेक करो कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो जिंदा हो। संजोग से पुलिस वाले जब चेक करते हैं, जो महेंद्र हिरवार था यानी जो बेटा था वो तो मर चुका था, लेकिन जो काशीराम था उसके अंदर अभी उखड़ी उखड़ी सांसें बाकी थी। पुलिस वाले जैसे चेक करते हैं, फ़ौरन देखते हैं कि ये जिंदा। सबसे पहले तो लेके हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल से जवाब होता है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज लेके जाया जाता है। मेडिकल कॉलेज में अब इसको एडमिट किया जाता है। महेंद्र अहिरवार को भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अब सारी चीज़ें जब गांव में पता चली तो गांव में हड़कंप कि क्या हो गया। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी कि कोई आया जो बाप बेटे पे हमला किया, हमला करके अब बाप बेटों को मार दिया, बेटा मर गया, बाप की हालत गंभीर है। अब इसमें भी तरह तरह की बातें होने लगी कि कौन आया होगा, किसने किया होगा। लोग जिसे पा रहे हैं उसे दोषी करार दे रहे हैं। अब पुलिस वाले दोहरी मुसीबत में। एक तरफ उनको उम्मीद थी कि अगर जो बेटा है वो तो चला गया, लेकिन बाप जो है वो बच जाएगा, तो बचने के बाद वो बता देगा कि कौन था। लेकिन ये भी था कि यार बाप कब होश में आए, सर पे चोट लगी है, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो कोमा में है, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ते लगे, 1 महीने लग जाए, तो इतने दिनों तक इंतज़ार भी नहीं किया जा सकता। अब इसे उधेड़-बुन में पुलिस वाले उम्मीद रख रहे थे कि तब तक हम जांच पड़ताल करते हैं, बीच में होश आ जाएगा तो ये बता देंगे तो मामला आसान हो जाएगा। लिहाजा पुलिस वाले एक तरफ इंतज़ार भी कर रहे थे, एक तरफ खुद से जांच पड़ताल शुरू कर रहे थे। सबसे पहले अब घर वालों से पूछा गया कि आपको किसी पे डाउट है कि किसने किया होगा। अच्छा, अगले दिन तक तो ये मामला पूरा न्यूज़ में फैल गया कि बदमाशों का एक झुंड आता है, आने के बाद झोपड़े के अंदर सो रहे बाप बेटे को मार देता है। तमाम तरह की खबरें चलने लगी, लोग अपने हिसाब से खबर चला रहे थे। सच्चाई क्या थी किसी को कुछ पता नहीं। अब इधर मीडिया का जब ट्रायल शुरू हुआ तो पुलिस वालों पे भी प्रेशर बना। अब पुलिस वाले जो थोड़ी बहुत उम्मीद लगा रहे थे कि इंतज़ार करते हैं, अब मीडिया का जब ट्रायल शुरू हो गया तो उसकी भी मोहलत ना मिली। लिहाजा पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछते हैं कि किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश। तो परिवार वाले भी अजीब अजीब तरीके की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे इस पे डाउट है, कभी कहते हैं कि इससे कभी ज़मीन का विवाद था, कभी कुछ और कभी कुछ और।
लगभग परिवार वालों ने 13 लोगों को नामजद कर दिया, यानी 13 लोगों पे शक के बिना पे एक तरह से नाम दे दिया कि ये हो सकते हैं। अब पुलिस वाले, ना इनके पास कोई सबूत था, ना कोई गवाह था, ना कोई क्लू, तो परिवार वाले जितने नाम देते गए, पुलिस वाले उन सब से पूछताछ करते गए। सबसे पूछताछ करते पहले एक से किया, फिर दूसरे से किया, और हैरानी की बात कि जिससे भी करते वो कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी चीज़ें वो दे देता जिससे पता चल जाता कि ये तो नहीं शामिल था। कोई कहता कि मैं घर पे ही नहीं था, कोई कहता कि मैं लखनऊ गया था, कोई कहीं और बता देता, कहीं और बता देता। अब सारे लोग क्लीन चिट पाते गए। 13 लोगों के खिलाफ FIR हुआ था, 13 लोगों का नाम आया था, 13 लोग क्लीन चिट पा गए। पुलिस वालों के हाथ खाली, न कोई सुराग, न कोई सबूत। इधर जैसे इस पूरी घटना के 4 दिन बीते तो पुलिस वालों की जो एकमात्र उम्मीद थी कि पिता जो है वो ठीक होगा, वो बता देगा, इस उम्मीद का भी शायद ईश्वर ने ही गला घोंट दिया। और इस शख्स की, जो काशीराम था, जो हॉस्पिटल में भर्ती था, जिससे कुछ उम्मीद थी, उसकी भी मौत हो गई। अब पहले ये मामला एक कत्ल का था, लेकिन जैसे ही काशीराम की मौत हुई, फौरन ये पूरा मामला दोहरे कत्ल का हो गया। काशीराम के मरते ही पुलिस वालों की सारी उम्मीदें भी टूट गई कि अब कौन आएगा जो बताएगा, कौन है जो सुराग देगा, सबूत देगा। पुलिस वाले भी अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहे। परिवार वालों से लेके, गांव वालों से लेके हर शख्स से पूछताछ कर चुके थे, हर शख्स से छानबीन कर चुके थे, लेकिन कहीं से कोई ऐसा सबूत, कहीं से कोई ऐसा क्लू, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे मामला सुलझ सके। नवंबर में एक कत्ल हुआ था, दोनों लोग नवंबर में ही मारे गए। नवंबर का पूरा महीना बीत गया, दिसंबर आ गया। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। ना कहीं से कोई सबूत मिला, ना कहीं से कोई सुराग मिला, ना ही किसी का कोई मोटिव मिला, ना किसी से कोई दुश्मनी का एंगल। जितने लोगों के खिलाफ परिवार वालों ने कहा था वो सारे लोग बाइज्जत बरी निकल गए। तो फिर कातिल कौन है? पहले तो ये लगा कि हो सकता है कि कोई लूटपाट वाला हो। अब पुलिस वालों ने दिसंबर महीने में जितने लूटपाट वाले, जितने गैंग, जितने चोर, जितने इस माफिया किस्म के लोग थे, उन सबको उठाया, उन सब से अब तबीयत से पूछताछ शुरू की। पूरा दिसंबर महीना इसी में गुजर गया और कातिल कौन था कुछ भी पता ना चला। जनवरी आते आते तो पुलिस वालों ने हर एक छोटे से छोटे एक गांजा बेचने वाले तक से पूछताछ कर ली कि हो सकता है इसमें कत्ल हुआ। एक ऐसा शख्स जो कभी किसी की बाइक से चाबी चुरा ले, या फिर कोई छोटी से छोटी चोरी आप जो सोच सकते हैं, उन सब से पूछताछ कर ली, उनसे भी कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े जो उस इलाके के बदमाश थे, उनके भी घर जाके एक बार पता कर लिया कि क्या आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन वहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला। वक्त गुजरता रहा, जांच पड़ताल होती रही, कहीं से कुछ मिला नहीं। धीरे धीरे जनवरी बीत गया, फरवरी आ गया, फरवरी के बाद मार्च आ गया। पुलिस वालों के हाथ खाली थे, कहीं से कोई सबूत नहीं, कहीं से कोई सुराग नहीं। लेकिन इसी बीच जब मार्च का महीना आता है तो वहाँ के जो SP सिटी थे और जो CO सिटी थे, इनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ आती है। इन्होंने फिर कहा कि इस इलाके में जितने भी ऐसे क्राइम हुए हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और ऐसे मामलों में जिसमें जो कातिल है या जो दोषी है, जो पुलिस के चंगुल से दूर है, ऐसे मामले जो नहीं सुलझे हैं, ऐसे अपराधी जो वांटेड है, जिनको पकड़ना है, उन सारे लोगों को पकड़ने के लिए एक मिशन चलाते हैं, ताकि मार्च से मिशन शुरू हो, अप्रैल आते आते या फिर मई आते आते सुलझ जाए और गर्मी की जो छुट्टियां हैं आराम से गुजरें। लिहाजा ये सारे लोग अब मिशन पे लगते हैं, और इसी मिशन की लिस्ट में इस केस का भी नाम आता है कि 2 कत्ल उस गांव में हुआ था, गोपालपुर में, और वहाँ पे कुछ निकला नहीं। अब SP सिटी और CO सिटी जैसे इस मामले को सुनते हैं तो पहले कहते हैं कि इस मामले की फाइल लाओ। पुलिस वाले बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हुआ था। अब जैसे पुलिस वाले बताते हैं तो कहते हैं कि फिर से जांच पड़ताल शुरू करो। अब फिर से जांच पड़ताल शुरू होती है, हर एक संभव कोशिश की जाती है, हर संभव जांच पड़ताल होती है। और इसी दौरान एक चीज़ पता चलती है, और ये चीज़ थी कि एक शख्स है जिसका नाम है राजकुमार अहिरवार, जो जात में भी सेम, सारी चीज़ों में सेम, गांव भी लगभग लगभग वही। ये जब से ये घटना हुई है तब से कभी लौट के नहीं आया। अब जैसे ही ये चीज़ पता चली तो पहले तो जो जांच कर रहे थे उनका जो सर है वो शर्म से झुका, कितने दिन से हम इस चीज़ को मिस कर रहे थे। फ़ौरन अब इस राजकुमार अहिरवार के बारे में पता किया जाने लगा, तो पता चला कि ये घर से उसी दिन से गायब है। फिर ये हुआ कि इसको खोजते हैं। अब इसको कैसे खोजें, सबसे पूछा गया कि ये कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि ये कहाँ है। फिर ये हुआ कि इसके नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं। अब इसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया, लेकिन नंबर सर्विलांस पे लगाने के बाद पता चला कि इसका नंबर जो है, जिस दिन की ये घटना है, वहीं से
उसी सेम जगह से इसका नंबर जो है वो स्विच ऑफ हो गया। अब जैसे ही ये बात पता चली कि क्राइम सीन से ही इसका नंबर स्विच ऑफ हुआ, तब पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो, अब जो दोषी है, जो कातिल, वो कोई और नहीं, यही शख्स है। फिर क्या था, अब पुलिस वाले इसके पीछे पड़ते हैं। पीछे पड़ने के साथ साथ इसके आसपास के जितने लोग थे जिससे इसका संबंध था, उन सब के नंबरों को सर्विलांस पे लगाते हैं कि अपना नंबर बंद कर रहा है तो कम से कम किसी के नंबर पे तो फ़ोन करेगा। सबके नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं। मेहनत भी संजोग से रंग लाती है और 23 मार्च को, यानी इस घटना के लगभग 4 महीने बाद, इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया जाता है। लाने के बाद इससे पूछा जाता है। 4 महीने से पुलिस जो खींच चुकी थी, शुरुआत में ही अपना पूरा अंदाज अपनाती है और इस शख्स को तोते की तरह बोलने पे मजबूर करती है। ये शख्स अपना मुंह भी खोलता है, जो राजकुमार था अहिरवार, मुंह भी खोलता है, अपना इकबाल जुर्म करता है, साथ ही पूरी कहानी बताता है। दरअसल ये दोनों जो थे लगभग अगल बगल के ही गांव के थे। दोनों के बीच ठीक ठाक संबंध था। इस संबंध का ऐसा असर हुआ कि जो महेंद्र अहिरवार है अक्सर इसके घर आता, घर पे आता, जब ये होता तो इससे बातचीत करता, ये ना होता तो घर पे बैठा रहता। अब शुरुआत में कई दिनों तक ये चीज़ें चली तो फिर परिवार वाले इग्नोर करते हैं, जो राजकुमार है वो भी इग्नोर करता है। लेकिन कई बार इसने नोटिस की कि ये घर पे नहीं है, तब भी महेंद्र जो है वो आके बैठा हुआ है। अब ये चीज़ जैसे ही राजकुमार देखता है तो फिर थोड़ा सा डाउट करता है। डाउट करने के बाद फिर चेक करता है कि ये आता क्यों है। तो चोरी छुपे जब इसने पता करना शुरू किया तो पता चला कि जो राजकुमार है उसकी बीवी का इस महेंद्र के साथ रिलेशन है। अब जैसे ही ये बात पता चली तो फ़ौरन सबसे पहले ये अपनी बीवी को डांटता फटकारता है। बीवी को डांटता फटकारता है, महेंद्र को डांटता है, इस उम्मीद में कि शायद दोस्ती बची रहे या नैतिक संबंध खत्म हो जाए तो गांव में बदनामी ना हो, किसी को पता चलेगा तो थू थू हो जाएगी। अच्छा, इधर ये हुआ कि जो महेंद्र है जब आए दिन राजकुमार के घर पे आने लगा तो गांव में भी तरह तरह की बातें होने लगी कि ये बार बार वहाँ पे क्यों जाता है, बार बार उसके घर पे क्यों। किसी ने राजकुमार से भी कहा कि तुम्हारी बीवी के पास तो नहीं जाता है। किसी ने हंसी मजाक किया, किसी ने ताना दिया, किसी ने जली कटी बातें कही। यानी तमाम तरह से लगातार राजकुमार के घर पे महेंद्र आता रहता। लगातार राजकुमार को आसपास के लोग एक तरह से थूक रहे थे। अब इस बेइज्जती का राजकुमार पे ऐसा गंदा असर हुआ कि राजकुमार ने पहले तो महेंद्र को खूब समझाया। जब महेंद्र नहीं माना तो सबसे पहले फिर उसने अपनी बीवी को कहा कि तुम मान जाओ, तुम सही रहोगी तो वो क्या करेगा। लेकिन आलम देखिए कि ना बीवी को सुनने को तैयार, ना ही महेंद्र। बीवी एक तरह से साफ शब्दों में कहें तो इधर हिकनी हो गई थी, इधर महेंद्र भी बेहया हो गया था। दोनों लगातार एक दूसरे से मिलते रहे, लगातार ज़बरदस्ती मिलते रहे। आलम ये हुआ कि ये भगाता रहता, महेंद्र आके बैठा रहा और अंत में जब इसे लग गया कि वैसे पीछा नहीं छूटेगा तब वहीं से इसने प्लान किया और लगभग जुलाई के महीने से ही ये रेकी करना शुरू करता है कि कब इनको अकेला मिला है, कब इनसे अकेले मिलकर इनका काम किया जाए और ऐसा किया जाए कि नाम ना है। क्योंकि दोनों बातें थी कि अगर ऐसे मारूंगा तो सबको पता है कि मेरे ही घर ही आता जाता है। इसलिए ये जुलाई महीने से रेकी करना शुरू करता है। जुलाई से लगातार रेकी करता है और संजोग से उस तारीख को, जिस तारीख की ये घटना है, 20 नवंबर को ये देख लेता है कि जो महेंद्र है वो अकेले कहीं जा रहा। जैसे ये देखता है इसके दिमाग में दो ही चीज़ आती हैं, या तो ये मेरे घर आ रहा होगा तब तो इसको घर पे ही मार दूंगा, और अगर घर नहीं आ रहा होगा, कहीं और जा रहा होगा, तब तो अकेले मिलेगा तो ज़रूर मार दूंगा। यानी दोनों ही सूरतों में ये सोच लेता है कि आज कत्ल करूंगा। ये पीछा करता है। पीछा करने के बाद देखता है कि अपने मढ़े यानी उस झोपड़े में जा रहा। झोपड़े में जब देखता है कि झोपड़े में वो चला गया, उसके बाद बाकायदा वहाँ पे एक घात लगा के इंतजार करता है। इधर जो महेंद्र अपने पिता को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद दोनों लोग सोते हैं। सोने के बाद जब देखता है कि अब दोनों लोग सो चुके हैं, फ़ौरन ये घर के अंदर आता है, उस झोपड़े के अंदर आने के बाद एक डंडा लेता है। लेने के बाद सबसे पहले महेंद्र के सर पे वार करता है। महेंद्र के सर पे ताबड़तोड़ वार करता है। कभी उसके मुंह पे डंडा मारता है, कभी प्राइवेट पार्ट पे, यानी अलग अलग जगहों पे मारता है। तड़पा तड़पा के महेंद्र का ये 10 मिनट के अंदर कत्ल करता है। लेकिन इधर महेंद्र की चीख पुकार, इसकी आवाज़ और डंडे मारने की आवाज़ सुनते हैं जो उसके पिता काशीराम, तो भी जाग जाते हैं। जागने के बाद फ़ौरन टॉर्च जलाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये तो राजकुमार ही है। अब इसे लग गया कि अब तो फंस जाऊंगा, इसलिए फिर अपना निशाना इसने महेंद्र अहिरवार से चेंज करके काशीराम की तरफ कर दिया। अब काशीराम को भी ये डंडे से लगातार पीटता है
और तब तक पीटता है जब तक इसे लग नहीं जाता कि काशीराम भी मर गया। जब इसे लग जाता है कि काशीराम मर गया तो काशीराम को भी ये मरी हालत में छोड़ के वहाँ से भागता है। भागने के बाद अपने नंबर को वहाँ पे स्विच ऑफ करके सिम निकाल के फेंक देता है और फेंकने के बाद वहाँ से निकल जाता है, किसी दूसरी जगह जाके छुप जाता है। इधर ये गायब हुआ, लेकिन गाँव वालों ने ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कहीं चला गया हो। काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहीं नौकरी वगैरह के चक्कर में। पुलिस वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, चूँकि ऐसा कोई क्लू, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। परिवार वालों को कोई शक नहीं था, तो यहाँ से भी कोई मामला नहीं निकला और ये कत्ल करके 4 से 5 महीनों तक लगातार जिंदा रहा और लगातार छिप के सुरक्षित रहा। तो फिलहाल पुलिस वाले इस पूरी कहानी को सुनते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर चार्जशीट बनाते हैं। बॉडी मिल ही चुकी थी, जो मर्डर वेपन डंडा था उसके बारे में पता करते हैं। डंडा संयोग से बरामद होता है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। अब देखिए कितने सालों तक चलता है और क्या सज़ा मिलती है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब किसी चीज़ की अति हो जाए तो कभी कभार उसका खामियाजा बहुत बुरा होता है। जब राजकुमार समझा रहा था अगर उसकी बीवी या फिर महेंद्र मान जाते तो शायद महेंद्र और उसके पिता जिंदा होते। इसलिए कहा कि अति जो है हर चीज़ की बुरी है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और आज फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज का मेरा सवाल है कि हमारा जो चंद्रयान का मिशन है, यानी मिशन मून, उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन ठीक इसी टाइम रसिया का भी जो चंद्रयान का मिशन है, चंद्रयान तो माफ़ कीजिएगा, वो तो उस विमान का ही नाम है जिससे गया, जो मून मिशन है, चंद्र मिशन, उसके बारे में कुछ अगर आपको जानकारी, जो कि आजकल बड़ा चर्चा में बना हुआ, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊँगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।